इस्लामाबाद मुज़ाकरात अहम मरहले में दाखिल। अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहिदा ना हो सका, लेकिन उम्मीद अब भी बाकी। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस ने मुख्तसर प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि हतमी मुआहिदे पर नहीं पहुंच सके। ईरान ने हमारी शराइत मानने से साफ इनकार कर दिया। अमरीका ने अपनी बेहतरीन और हतमी पेशकश टेबल पर रख दी थी। अब देखते हैं ईरान क्या जवाब देता है। बोले यकीन दहानी चाहते हैं कि ईरान एटमी हथियार ना बनाए। उम्मीद है ईरान इसे कबूल करेगा। अमरीका के नायब सदर इस्लामाबाद से अमरीका वापस रवाना हो गए। एयरपोर्ट पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जेडी वेंस को रुखसत किया। आपको सुनवाते हैं जेडी वेंस ने क्या प्रेस ब्रीफिंग में कहा। To the Prime Minister of Pakistan and to Field Marshal Munir, who were both incredible hosts, and whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis, who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. We have been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. We need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon, and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. We leave here, and we leave here with a very simple proposal, a method of understanding that is our final and best offer. We'll see if the Iranians accept it. इसे पर बात करेंगे सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम साहब, क्या कहेंगे जिस तरीके से गुफ्तगू की गई, नायब सदर की जानिब से कहा कि मुआहिदा ना हो सका, लेकिन उम्मीद अब भी बाकी है, तो उम्मीद रखी जाए। दो चीजें जी, एक तो पाकिस्तान का रोल है। पाकिस्तान ने इस मामले में फैसिलिटेट करना था कि दोनों फ्रीक बैठे और उनको इंकरेज किया जाए कि वो किसी एग्रीमेंट पर आ जाए। वो तो आई थिंक जो फूड के भी रद्दमल से आप देखें, और पहले जो पाकिस्तान की एफर्ट है कि इनको 79 के बाद पहला मौका है कि 47 ईयर्स के बाद दोनों मुल्कों को पाकिस्तान इकट्ठा बिठाने में कामयाब हुआ, तो बजाते खुद पाकिस्तान का रोल बहुत काबिल सताइश है। जहां से मसला अटका होगा, मैं ये अब आपको अपनी असेसमेंट दे रहा हूँ, तजजिया दे रहा हूँ। पूरी खबर तो जाहिर है वो जो लोग आपस में बातचीत कर रहे थे उन्हीं के साथ ही उन्हीं के पास ही होगी। मेरे ख्याल में जो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ का कंट्रोल है वो ईरान मुकम्मल तौर पर छोड़ना नहीं चाहेगा। वो चाहेगा कि उसका कंट्रोल उसके ऊपर बरकरार रहे। दूसरा जो हिजबुल्लाह और हमास वाले मामला है, जहां आज भी लेबनान के ऊपर इसराइल ने बमबारी की है, उसके ऊपर जब तक वो तनाज़ा तय ना हो तब तक अगर ईरान को बोलें कि वो आप उन सारे ग्रुप की हमायत कर दें, तो वो जवाबी तौर पर ईरान भी ये गारंटी मांगेगा कि इसराइल जो लेबनानी इलाके पर कब्जा करके बैठा है, सीरिया पर कब्जा करके बैठा है, वहां से पीछे हटे। क्योंकि इस इलाके के अंदर या किसी पूरे एरिया के अंदर जहां ईरान के मफादात है, वहीं इसराइल उसको हर्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये दो चीजें मुझे लगता है काफी थॉर्नी इशू होगा। न्यूक्लियर के ऊपर वो जिक्र कर रहे हैं बार बार, लेकिन न्यूक्लियर के ऊपर कम्प्रोमाइज पॉसिबल थे। मुझे नहीं लगता कि उसके ऊपर ईरान ने हार्ड लाइन ली होगी, क्योंकि माजी में भी जब ओमान के अंदर भी ये लोग बैठे थे तो ईरान के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी थी इस इशू के ऊपर। लेकिन अब जो नया इशू खड़ा किया 28 फरवरी के बाद, ये ट्रंप साहब ने खुद ही खड़ा किया है। आबना हुर्मुज़ तो 28 फरवरी से पहले वैसे ही सबके लिए खुली थी, लेकिन अब ईरान ने उसको बंद करके ये समझ लिया है कि इसकी कितनी ताकत है। जब वो इस गुजरगाह को बंद करें तो पूरी दुनिया की इकॉनमी बैठ जाती है, और यूरोप हो, अमेरिका हो, एशिया हो, सब जगहों से चीखें निकलती हैं और सब कहते हैं कि इसको दोबारा खोला जाए। ये ताकत उस 25-30 किलोमीटर की उस आबी गुजरगाह की है, तो ईरान उसका कंट्रोल तो कभी तर्क करना पसंद नहीं करेगा। एग्रीमेंट इस बात के ऊपर होना चाहिए तो वहाँ फ्री पैसेज दोबारा से शुरू हो जाए। तो अभी लेकिन ये नहीं कह सकते हम कि बातचीत का अमल खत्म हो गया या टूट गया। अभी दोनों ने तजावीज़ एक्सचेंज किए हैं। जो ईरानी तर्जमान है उन्होंने भी कहा कि मसवदे मुख्तलिफ तजावीज़ के एक्सचेंज किए गए हैं। जो जेडी वेंस है वो भी ये कहकर गए हैं कि हमने फाइनल ऑफर दे दी है। तो फाइनल ऑफर ये टॉक्स में अंदर यही होता है कि बड़ी आप टफ पोजीशन शुरू में लेते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना शुरू करते हैं। आई होप कि ये दोबारा मिल बैठे और नेक्स्ट राउंड के अंदर जो चीजें इनकी रह गई हैं उसके साथ चीजें लेकर और मजीद आगे बढ़े। ये राब्ता टूटना नहीं चाहिए, ये कंटिन्यूएशन इसकी रहनी चाहिए। चाहे अभी पाकिस्तान के जरिए एक्सचेंज करें या कैसे भी करें, लेकिन ये तजावीज़ एक्सचेंज करते रहेंगे तभी सिलसिला आगे चलेगा। जी नदीम मलिक साहब, ये भी कहिएगा कि ईरान की जानिब से ये भी कहा गया कि सैंक्शंस के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते। स्टेट ऑफ हुर्मुज़ की वो बात कर रहे थे, स्टेट ऑफ हुर्मुज़ पर कंट्रोल चाहेगा ईरान ताकि टैक्स भी इकट्ठा किया जा सके। अब ईरान के पास ये एटॉमिक पावर के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, क्या ये खदशा है अमेरिका को?
जैसे कि वो जो टॉल लेना है वो तो शायद उसको बहुत ज्यादा देर के लिए कोई उसको टॉलरेट नहीं करेगा, लेकिन ईरान अपना उस इलाके के ऊपर कंट्रोल तरक नहीं करेगा, क्योंकि उसका क्लेम यही है कि ये जो ओमान और ईरान इन दोनों का हक है इस पानी के ऊपर, जो अपना हुर्मुज़ है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का जो इलाका है, ये उनके बॉर्डर के साथ जुड़ता है और उन्हीं के पानियों के अंदर आता है, उन्हीं की टेरिटरी के अंदर आता है। अब इसके ऊपर अगर तो वो टॉल वगैरह के ऊपर इशू है तो टॉल से तो पीछे हटाया जा सकता है ईरान को, लेकिन मसला तो यह है कि अमेरिका तो ये चाहेगा कि ईरान उसके ऊपर जो मुकम्मल उसकी इजारादारी है वो उसको तर्क कर दे, तो ईरान वो तर्क नहीं करेगा, इसके ऊपर अमेरिका को शायद पीछे हटना पड़े। तो ये आहिस्ता आहिस्ता आगे चलेंगे तो कोई ना कोई रास्ता, कोई तरीकाकार ऐसा निकल आएगा। ईरान के पास कुछ भी नहीं था लड़ने के लिए, उसके पास या वो मिसाइल थे या वो शायद ड्रोन था, असल उसका हथियार जो था ये आबनाए हुर्मुज़ था, और आबनाए हुर्मुज़ के अंदर अमेरिका पूरी ताकत रखते हुए भी अंदर जाना उसने मुझसे पसंद नहीं किया, क्योंकि सैकड़ों जाने उसको कुर्बान करनी पड़ती, लाशें उठानी पड़ती हैं अपने फौजियों की, फिर वो अंदर जा सकते थे, ये नहीं था कि नहीं जा सकते थे, लेकिन उसका कंट्रोल रखने के लिए भी उन्हें रोजाना कई बॉडी बैग्स उठाने पड़ते, इतनी ताकत है उस छोटी सी जगह की। तो ईरान उसको आसानी से तरक नहीं करेगा, वो अपना कंट्रोल उसके ऊपर बरकरार रखेगा। नदीम मलिक साहब कहेगा कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट मजीद बढ़ता है तो आलमी मईशत पर कितने असरात मुरतब होंगे इसके? देखिए, पहले तो ये उम्मीद रखनी चाहिए कि ये सिलसिला चलता रहेगा। आसिफ दुरानी साहब का तजज़िया सही है, ये बातचीत का सिलसिला टूटा नहीं है, दोनों ने तजावीज एक्सचेंज की है, लेकिन उन तजावीज के ऊपर इतफाक राय नहीं है, दूसरी साइड ने माना नहीं है। इनिशियली यही होता है, बड़ी हार्ड लाइंस लेते हैं, मैक्सिमलिस्ट जो डिमांड्स होती हैं वो पहले आप की जाती हैं, ये हम सारा कुछ मांग रहे हैं, ये देंगे तो बात आगे चलेगी, फिर ये लेकिन ये जैसे जैसे आगे चलेंगे वैसे वैसे ये एक दूसरे के लिए गुंजाइश भी पैदा करेंगे। और अगर ये टूटने का तासुर तकवीयत पकड़ता है, अगर ये स्ट्रांग हो जाए कि नहीं कंप्लीट आइसोलेशन हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया, कोई रास्ता रहा ही नहीं आपस में, तो फिर तो ग्लोबल मार्केट दोबारा वो इन डिटेल स्पिन होगी, ऑयल प्राइसेस एकदम से ऊपर जाएंगी, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स आएंगे और वो दुनिया सारी एक दफा फिर हिल जाएगी। और आबना हुर्मुज़ क्योंकि फिलहाल ईरान का कंट्रोल उसके ऊपर है, उसने बंद किया हुआ है, तो जैसे जैसे वो उसका कंट्रोल मजीद सख्त करेगा फिर ऑयल प्राइसेस के ऊपर जो प्रेशर्स हैं वो पूरे यूरोप को, पूरे एशिया को और अमेरिका को सबको हिलाएंगे। तो मेरी उम्मीद यही है कि ये सिलसिला आगे चलेगा, टूटेगा नहीं, क्योंकि ये बंदूक के जोर के ऊपर अगर अमेरिका ले सकता होता है ईरान से कुछ तो वो ले लेता 40 रोज में। ईरान अगर वो अपने मिसाइलों या शायद ड्रोन से अगर शिकस्त दे सकता होता अमेरिका को तो वो भी इन 40 दिनों में दे सकता। तो अब बैठना बातचीत की मेज के ऊपर ही, यही बैठ के रास्ता निकालना। तो लेट्स होप के वो एक रियलिस्टिक पोजीशन की तरफ दोनों साइड आ दें और मामला को आगे बढ़ाना शुरू कर दें। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के ऊपर थोड़ा सा मेरे ख्याल में पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान को चाहिए कि इन ममालिक को इंगेज करे, साथ चाइना को इंगेज करे। स्टेट ऑफ हुर्मुज़ की बंदिश ज्यादा देर दुनिया बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, तो ईरान की पोजीशन एक खास हद तक तो उस दबाव के लिए वो इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अगर प्रोलॉन्ग करेगा उस चीज को तो फिर उसके हवाले से उसके लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। बहुत फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, बातचीत जब शुरू हो जाए बड़ी हार्ड लाइन नहीं लेनी चाहिए इन इशूज के ऊपर। ठीक है नदीम मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त निकाला।